हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। मैं आपका दोस्त नीलेश मिस्टीरियस डेथ्स इन बॉलीवुड सेगमेंट में आज आपको परवीन बाबी की कहानी सुनाऊंगा। परवीन बाबी एक ऐसी हीरोइन जिसकी अदा के चाहने वाले दुनिया भर में थे, लेकिन जब परवीन बाबी ने दुनिया को अलविदा कहा, वो इस कदर बेहद तन्हा थी कि उनकी लाश को क्लेम करने भी कोई आगे नहीं आया था। इसके अलावा जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। परवीन बाबी ने कभी किसी से शादी नहीं की या उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन बॉलीवुड के 4 बड़े हीरो से उन्हें इश्क हुआ था जो पहले से ही शादीशुदा थे। और जानेंगे कि बोल्ड बिंदास परवीन बाबी की कैसे खौफ के साये में, डर की आहट में सहम सहम के तन्हा दर्दनाक मौत हुई। परवीन बाबी का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद खान बाबी था। उनका जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और वो इकलौती संतान थी। 7 साल की उम्र में ही पिता को खो दिया था। काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि फिल्मों में आने से पहले कॉलेज के दिनों में परवीन की एंगेजमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक पायलट जमील खान से हुई थी, जो रिश्ते में उनके दूर के कजिन थे। परवीन भी उसे पसंद करने लगी थी, यहां तक कि परवीन ने उसका नाम अपनी कलाई पे अपने खून से लिखा था। लेकिन 1971 में परवीन के मां ने यह रिश्ता तोड़ दिया और वजह थी बांग्लादेश वॉर। बांग्लादेश फॉर्मेशन के वक्त इंडिया पाकिस्तान के बिगड़ते हालात। परवीन की मां को डर था कि 2 मुल्कों की दुश्मनी परवीन की शादीशुदा जिंदगी बिगाड़ सकती है। एंगेजमेंट टूटने की खबर परवीन को एक पोस्ट कार्ड से मिली, जिससे वो बेहद टूट गई। बात है 1972 की। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बाबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक वी.आर. इशारा की नजर पड़ी। उन दिनों वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे, जिसका लुक वेस्टर्न मॉडर्न हो, बिंदास टाइप्स। जब वी.आर. इशारा ने परवीन को देखा, उस वक्त उन्होंने टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और हाथ में था सुलगता हुआ सिगरेट। परवीन बाबी का वो एक लुक काफी था। वी.आर. इशारा को जिसकी तलाश थी वो उन्हें मिल गई। उन्होंने अपनी फिल्म चरित्र में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। परवीन बाबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुरानी के ऑपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन बॉलीवुड में परवीन की एंट्री हो गई थी और परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। उसके बाद उनकी फिल्म आई 36 घंटे, जिसमें डैनी भी साथ थे। यही वक्त था जब उन्होंने डैनी को अपना दिल दे दिया। अजीब इत्तेफाक था कि दोनों जुहू में कालूमल इस्टेट नाम के एक ही बिल्डिंग में रहा करते थे। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी परवीन बाबी ने उसके बाद सुपरहिट फिल्मों की झड़ी सी लगा दी थी। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 1-2 नहीं, तकरीबन 12 फिल्में की, जिनमें से 8 में उन दोनों की जोड़ी बनी और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। वक्त के साथ साथ परवीन के डैनी संग रिश्ते में खटास आने लगी थी, तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, दूर हो गए। डैनी उस वक्त पहले से ही शादीशुदा थे। एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया कि अमिताभ बच्चन से उनकी दोस्ती की वजह से ही परवीन ने उनके 4 साल के रिश्ते से अलग होना सही समझा और उन दोनों का ब्रेकअप हुआ। यही वक्त था जब कबीर बेदी ने परवीन बाबी की जिंदगी में कदम रखा। वो भी पहले से शादीशुदा थे। 1977 से 1980 तक उनका अफेयर चला और बाद में ब्रेकअप भी हुआ। दूसरी बार इश्क में नाकाम परवीन बाबी ने शराब का सहारा लेना शुरू किया, जरूरत से ज्यादा सहारा। इन्हीं दिनों परवीन को साथ मिला डायरेक्टर महेश भट्ट का। महेश भट्ट भी बाकी दोनों की तरह पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन महेश ने अपनी पत्नी का घर छोड़कर परवीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। महेश भट्ट उस वक्त अपने फिल्म करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे पिट गई थी। 1974 मंजिलें और भी है, 1977 विश्वासघात,
1978 नया दौर, 1979 लहू के दो रंग। काफी लोगों ने उन पे ये भी आरोप लगाया कि परवीन की स्टारडम का सहारा लेने के लिए ही महेश भट्ट ने उनसे नजदीकियां बढ़ाई थी। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में परवीन बाबी संग उनके रिश्तों पे खुलकर कहा था। सब कुछ सही चल रहा था और एक दिन जब वो शाम को परवीन के घर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन घर के एक कोने में बैठी है, वो भी उनके फिल्मी कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ, हाथ में चाकू था। परवीन ने महेश से कहा, महेश जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ, कोई मुझे मारने आ रहा है। और वो यही कही है। महेश भट्ट ने आगे अपने इंटरव्यू में कहा, इस वाकये के बाद वो समझ गए थे कि ये अब वो परवीन बाबी नहीं रही थी जिसे वो जानते थे, चाहते थे। उनके रिश्ते के अंत की वो बस एक शुरुआत थी। लेकिन महेश ने इस राज को काफी दिनों तक राज ही रखा, क्योंकि महेश अच्छे से जानते थे कि उस वक्त परवीन बाबी की काफी फिल्में आधी अधूरी थी और परवीन की इस ज़हनी बीमारी का उनकी फिल्मों पे, उनके करियर पे बुरा असर पड़ सकता था। वेल विशर महेश भट्ट परवीन को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, परवीन बाबी स्किज़ोफ्रेनिया की शिकार है और उनके दिल में एक डर, एक खौफ घर करके बैठा है और वो डर है कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है और वो दिन रात इस डर के साये में जी रही है। इस खुलासे के बाद महेश भट्ट के भी होश फाख्ता हो गए, लेकिन वो चाहते थे कि परवीन बाबी का अच्छे से, सही ढंग से इलाज हो और वो ठीक हो जाए। महेश भट्ट ने पूरी कोशिश भी की थी। कुछ सेशंस के बाद डॉक्टर ने बताया कि परवीन के डर की वजह है उनका पास्ट, उनका अतीत। बात थी 1960s की, जब परवीन बाबी अहमदाबाद में एक कैथलिक स्कूल सेंट कार्मेल में पढ़ती थी। उसी साल अहमदाबाद में दंगे हुए और स्कूल की नर्स ने बच्चों को बचाने के लिए सबको एक ट्रक में छुपाकर ऊपर से गद्दे रखकर दंगाइयों से बचाया था। उन बच्चों में परवीन भी थी। काफी घंटों के खौफ के माहौल में बिताने का असर परवीन के दिलो दिमाग पे तभी से हमेशा के लिए बैठ गया कि कोई उन्हें मारने आ रहा है और कभी भी उनकी जान जा सकती है और वो हर किसी पे शक करने लगी। पर्सनल लाइफ के ब्रेकअप्स, फिल्म इंडस्ट्री की जानलेवा कंपटीशन, सक्सेस का प्रेशर, फ्लॉप्स का डर, इन जैसी कई बातों की वजह से भी बॉलीवुड में आने के बाद परवीन का डर बढ़ने लगा। जैसे जैसे परवीन का डर बढ़ा वैसे वैसे शक भी बढ़ा। कभी उन्हें लगता कि उनके मेकअप में कोई जहर मिला रहा है ताकि उनकी खूबसूरती उनसे छीनी जाए, तो कभी उन्हें लगता था कि उनके कार में बम लगा रखा है और वो उस बम की आवाज सुन सकती है। घर के एसी की आवाज भी उन्हें खौफनाक लगने लगी थी। हद तो तब हुई जब वो महेश भट्ट पे भी शक करने लगी। महेश भट्ट अक्सर उनकी ज़हनी बीमारी की दवाइयाँ परवीन के खाने पीने में देते थे, तो परवीन शक के कारण पहले महेश को उसे खाने कहती। महेश भट्ट ने उनकी भलाई के लिए हमेशा वो दवाइयाँ खुद चकी, खाई थी। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। जब कोई जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने फिल्म सेट पे आता था तो उनसे भी परवीन अपना खाना पीना टेस्ट करने कहती थी। अमिताभ बच्चन पे भी परवीन ने उनको जान से मारने का इल्जाम लगाया था। उसी बेबुनियाद इल्जामों की माफी मांगने खुद महेश भट्ट परवीन को लेकर अमिताभ से मिलने महबूब स्टूडियो गए थे, लेकिन कार में वापस लौटते वक्त परवीन को फिर दौरा पड़ा और वो चीख उठी कि कार में बम रखा है और वो उसकी टिक टिक साफ साफ सुन सकती है। उसने चिल्लाकर कार रोकने के लिए कहा और कार से उतरकर वो सड़क पे भागने लगी। महेश भट्ट ने कबीर बेदी और डैनी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको परवीन की ज़हनी बीमारी के बारे में पहले से ही पता था। डैनी ने भी परवीन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत कोशिश की। कबीर बेदी ने यूके के स्पेशलिस्ट साइकेट्रिस्ट से भी बात की। अक्सर परवीन को शांत करने के लिए महेश उन्हें डैनी से मिलने भी ले जाया करते थे। जब साइकेट्रिस्ट ने स्किज़ोफ्रेनिया की बात कही और इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहा, तब महेश ने साफ इनकार किया।
उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि परवीन को उस दर्दनाक ट्रीटमेंट से गुजरना पड़े। मीडिया ने तब उन्हें अपॉर्चुनिस्ट कह के भी ब्लेम किया था। उन दिनों रमेश सिप्पी की शान की शूटिंग चल रही थी। अब आप खुद सोचिए, इन सब तकलीफों, दर्द और मायूसियों के बावजूद भी मजाल है कि परवीन बाबी ने उनमें से किसी की भी शिकन अपने चेहरे पे आने दी हो। खास करके शान का वो फेमस गाना, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। परवीन ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भूलते हुए उसी शान से शान फिल्म की है। बला की खूबसूरत लगी है वो उस फिल्म में। फाइनली डॉक्टर ने महेश से कहा कि अगर आप परवीन को उसके पास से छुटकारा दिलवाना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि आप उनकी जिंदगी से दूर हो जाइए। महेश भट्ट ने भी डॉक्टर की बात को मानते हुए अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। कहते हैं कि परवीन बाबी इस फैसले से ऐसे टूटी कि वो महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे कपड़ों में अपने घर से सड़क तक उनके पीछे दौड़ी थी। महेश ने परवीन को वापस उसके घर छोड़ा और समझा बुझा कर उसे अलविदा कहा। फिर एक दिन अचानक अपने कुछ दोस्तों के साथ आध्यात्मिक सफर, स्पिरिचुअल सुकून के लिए परवीन ने मुंबई छोड़ी और वो सीधे अमेरिका चली गई। 1983 में जब वो JFK एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने चेकिंग करने से साफ मना किया, ये सोच के कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले उनको मारने की कोशिश कर रहे, और परवीन ने हंगामा खड़ा किया। बात इतनी बड़ी कि सिक्योरिटी ने उनके दोनों हाथों और पाँवों में हथकड़ी डालकर उनको सीधा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां कुछ दिनों तक परवीन का ट्रीटमेंट हुआ। अमेरिका में वो अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास जाकर भी जब परवीन को स्पिरिचुअल सुकून नहीं मिला, तब परवीन ने वापस मुंबई लौटने का फैसला किया। लेकिन इस बीच 6 साल गुजर चुके थे। 6 साल बड़ा लंबा वक्त होता है। बॉलीवुड की दुनिया से अगर आप कुछ दिनों के लिए भी दूर हो गए तो कब बेरहम बॉलीवुड आपसे कन्नी काट लेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और परवीन तो पूरे 6 साल बाद वापस लौटी थी, वो भी ऐसी हालत में कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़हनी बीमारी के अलावा परवीन बाबी डायबिटीज के वजह से मोटापे का भी शिकार हो चुकी थी। कहते हैं जब वो मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची तो अपने नाम की तख्ती लेकर ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। तब कुछ लोग परवीन बाबी नाम पढ़कर उन पे हंसे थे। बहुत कम लोगों ने उन्हें वाकई पहचाना था। परवीन अब वो परवीन बाबी नहीं रही थी जिसकी दुनिया दीवानी थी। जिस परवीन बाबी के पीछे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की लाइन लगती थी, वही परवीन अब एक एक फिल्म की मोहताज हो गई। वापस लौटने के बाद उन्होंने इक्का दुक्का ही फिल्म की। फिल्म इंडस्ट्री का एक दस्तूर है जिसे इंडस्ट्री वाले बड़ी शिद्दत से मानते हैं। वो सक्सेस में तो आपके साथ ही बंधु सका होते हैं, लेकिन आपके फेलियर में आपसे तौबा कर लेते हैं। परवीन के साथ भी इंडस्ट्री ने अपना दस्तूर खूब निभाया। जिस परवीन बाबी ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सारे हिंदुस्तान के दिलों में घर किया था, उसी परवीन की दुनिया अचानक एक दिन उसके जुहू के 4 BHK वाले घर में सिमट के रह गई। और एक दिन 22 जनवरी 2005 को उनके पड़ोसियों ने देखा कि परवीन के दरवाजे के बाहर 2 दिन से न्यूज़पेपर और दूध की थैलियां पड़ी है। तो उन्होंने बेल बजाई। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो किसी अनहोनी के शक से उन्होंने पुलिस को बुला लिया। सिक्योरिटी गार्ड से दूसरी चाबी लेकर जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो जो मंजर उन्होंने देखा वो बेहद खौफनाक था। घर में काफी चीजें यहाँ वहां बिखरी पड़ी थी। शराब और सिगरेट के पैकेट्स, उनकी दवाइयाँ, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ पेंटिंग्स और एक व्हील चेयर। और उसी व्हील चेयर से लग के बेड पे परवीन बाबी की ठंडी लाश पड़ी थी। पुलिस फौरन ताड़ गई कि उनको मरे हुए कम से कम 2.5 से 3 दिन हो गए। परवीन बाबी की ऐसी रहस्यमय दर्दनाक मौत से सारे देश में हड़कंप मच गया।
हर कोई जानना चाहता था कि उनकी मौत कैसे हुई। मुंबई पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। परवीन से जुड़े हर एक सेलिब्रिटी से पूछताछ की। परवीन की मेड ने कहा कि वो 4 दिन पहले घर आई थी तो परवीन मैडम ने उनको भला बुरा कहकर जाने के लिए कहा था और वो अक्सर खाना बाहर से ऑर्डर करती थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह का जो खुलासा हुआ वो ये था कि परवीन के बाएं पैर में डायबिटीज के वजह से जो गैंग्रीन हुआ था, उसी के वजह से उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था। लीवर, किडनी सब फेल हो चुके थे, जिसके वजह से परवीन की मौत हुई। उनके पेट में शराब और दवाइयों के जो अंश मिले वो 3 दिन पहले के थे, यानी आखिरी के 3 दिनों में परवीन ने ना तो दवाई ली थी और ना ही कुछ खाया था। परवीन की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको कैथोलिक रीति रिवाज के साथ दफनाया जाए, इसलिए कि मरने से पहले उन्होंने अपना मजहब बदल दिया था। लेकिन परवीन के घर वालों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश के खिलाफ जाकर परवीन को सांता क्रूज में उनकी मां के बगल वाली कब्र में मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया। जिस परवीन बाबी को उनके जीते जी अनदेखा किया था, वही लोग उनकी मौत के बाद उनके जायदाद के वारिस बन के सामने आए और उन्होंने परवीन की वसीयत को भी अदालत में 2005 में चुनौती दी। परवीन के नाम जुहू में एक सी फेसिंग 4 BHK फ्लैट था, जूनागढ़ में एक बड़ी हवेली थी, जेवरात थे और 20 लाख रुपयों के बैंक डिपॉजिट्स थे। 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट में ऑनररी जज GS पटेल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि परवीन बाबी की वसीयत असली है और उनकी आखिरी इच्छा को मद्देनजर रखते हुए परवीन की प्रॉपर्टी के 80% अमाउंट से एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल बाबी कम्युनिटी की बेसहारा, अंडर प्रिविलेज बच्चों और औरतों की भलाई के लिए किया जाए। और इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे परवीन के 82 साल के चाचा मुराद खान, जिनके नाम परवीन ने अपने बाकी बचे प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा लिखा था। उनके चाचा मुराद खान ने कोर्ट के फैसले पे खुशी जताते हुए ये कहा था कि परवीन मेरे बहुत करीबी थी, मेरे हाथों पे पली बड़ी हुई। 11 साल की कानूनी लड़ाई मैंने परवीन के प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लड़ी है, ताकि परवीन हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रहे। आज भी परवीन बाबी का वो ट्रस्ट काम कर रहा है। परवीन बाबी न सिर्फ उनके फिल्मों से बल्कि उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे बीच आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना और चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना। आपके 1 घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। तो बने रहिए आपके दोस्त नीलेश के साथ। अनसेंसर्ड अफसाने में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।